आ जाओ राजा, वापस करते हैं अपन जी अपना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केड़ो हाल चाल। ठीक है, अब बताया था कि इस साल के बोर्ड्स ईजी संभालेगा तो फॉर श्योर पूरा संभाल ही लेंगे। ठीक है, तो दिस इज योर इकोनॉमिक्स गुरु ईजी, एंड इस साल का पूरा बोर्ड्स मेरे साथ खत्म करो आप लोग आराम से, और मस्त प्यार से निपटाते हैं पूरे बोर्ड्स को। ठीक है, शॉर्ट लेक्चर्स करना है, 15 मिनट में आज अपन खत्म करेंगे आपका गवर्नमेंट बजट। ठीक है, अब गवर्नमेंट बजट सब 15 मिनट के चैप्टर है क्या? है 15 मिनट का। अगर लॉजिकल बेटा अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हो आराम से, ये चैप्टर बेटा आपको देगा 6 मार्क्स। 6 मार्क का चैप्टर है, नॉट टू मिस चैप्टर, और सबसे इजी चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जी भी लाइक सर आपने कल भी बोला था ये भी इजी है वो भी इजी है, चैप्टर सारे इजी है बेटा। अगर कंसेप्चुअली आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो ये भी चैप्टर इजी है। ठीक है, फटाक से बेटा अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चैप्टर की बात करें गवर्नमेंट बजट की। ठीक है, अब गवर्नमेंट बजट में सर आप गवर्नमेंट हटा दो, बात है सिंपल बजट की। तो दुनिया में अपन किसी भी टाइप के बजट की बात करें, दुनिया का किसी भी टाइप का बजट, और बजट व्हाट कंप्राइज ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। दुनिया का किसी भी टाइप का बजट हो, बजट के अंदर क्या होगा? रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। बजट का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कितना पैसा आया कितना पैसा गया। दुनिया के किसी भी बेसिक घर के बजट की बात करो, किसी बजट की बात करो, दुनिया में आप किसी भी टाइप के बजट की बात करो, बजट का एक सिंपल सा मतलब होता है बेटा क्या? कितना पैसा आया कितना पैसा गया। मतलब एट द एंड ऑफ द डे बजट कंप्राइज ऑफ व्हाट? रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। At the end of the day, budget comprised of what? Receipts and expenditure. Receipt मतलब revenue है, मतलब inflow। मतलब बजट में क्या सर? इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। पैसा कितना आया पैसा कितना गया, पैसा कहां से आया पैसा कहां गया। बहुत सिंपल सी बात है। दुनिया के बेटा अगर अपन किसी भी के बजट की बात करेंगे ना, तो दुनिया के बजट में क्या दिया हुआ है? पैसा कहां से आया पैसा कहां गया। सिंपल, इसके ऊपर आपने क्या बनाया? गवर्नमेंट बजट। अब भाई साहब मुझे एक बात बताओ, आपका अगर घर पे बजट बन रहा है तो गवर्नमेंट अपना साल भर का बजट बना रही है। ठीक है, गवर्नमेंट ये बोल रही है भाई हमारे पास पैसा कहां से आया और हम लोगों ने पैसा कहां खर्चा किया, इसको बनाना, इसका एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाना क्या है? बजट। तो अपन सिंपल सा, अब गवर्नमेंट बजट बोलता क्या है? अ गवर्नमेंट बजट इज सिस्टमैटिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट व्हिच शोस एस्टिमेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। मैंने क्या बोला? अ गवर्नमेंट बजट इज सिस्टमैटिक अकाउंट, a government budget is a systematic account which shows estimated receipts and expenditure made by the government at the end of one accounting year। साल भर में गवर्नमेंट को कहां से पैसा आया और साल भर में गवर्नमेंट ने कहां पैसा खर्चा किया, इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। समझा क्या? अ गवर्नमेंट बजट इज अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट व्हिच शोस आइटम वाइज रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। पैसा आया कहां से पैसा गया कहां, पैसा आया कहां से पैसा गया कहां। सर इसका रिकॉर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट होगा नहीं बेटा? क्या होगा? एस्टिमेटेड। दिस शोस एस्टिमेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर made by the government at the end of one accounting year। Last time ऐसा बोलो, what is budget? A government budget is a systematic accounting statement which shows item wise receipts and expenditure made by the government in the period of one accounting year। So what is accounting year? We start from 1st April ends at 31st March। Start from 1st April ends at 31st March। बड़ा इंडिया में अभी बजट आएगा रिसेंट में, अब आपका बजट आता है हर साल, इंडिया में बजट आता है हर साल 1st of Feb। बड़ा बजट का बाद आपका 1st of Feb। सर इंडिया में बजट बनाता कौन है? इंडिया में बजट इज प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। इंडिया में बजट इज प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंडिया में बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और साथ में कौन ज्वाइन है? नीति आयोग। साथ में कौन होता है आपका? नीति आयोग। वापस एक बार रिपीट करो, इंडिया में बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। इंडिया में बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द, बोलो मैं सर, इंडिया में बजट प्रिपेयर बाय द फाइनेंस मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बजट आएगा कब? 1st of Feb को। अब बजट में इन्वॉल्व कौन होता है? नीति आयोग। बजट में इन्वॉल्व कौन है? नीति आयोग। व्हाट इज नीति आयोग? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। व्हाट इज नीति आयोग? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सर ये अभी नीति आयोग बना है, जब से मोदी जी आए हैं तब से इसका नाम बेटा क्या हो गया? नीति आयोग। पहले इसका नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। इसी नीति आयोग का पहला नाम क्या था आपका? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। बजट के बारे में बेसिक चीजें क्लियर हुई क्या? वापस एक वन लास्ट टाइम आप बजट को रिपीट कर लेंगे। व्हाट इज बजट? अ गवर्नमेंट बजट इज अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट व्हिच शोस आइटम वाइज रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट इन द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। तो बजट के अंदर क्या होगा? रिसीट्स और बजट के अंदर क्या होगा? रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। इंडिया में बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। इंडिया में बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। साथ में कौन इन्वॉल्व रहेगा? नीति आयोग। साथ में कौन इन्वॉल्व रहेगा? नीति आयोग। और उसके बाद इंडिया में बजट कब आता है? 1st of Feb को। कौन लेके आएगा? कौन लेके आएगा? द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया में बजट प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये बजट प्रेजेंट कहां होता है सर? पार्लियामेंट में। कहां प्रेजेंट होता है आपका? पार्लियामेंट में। समझा क्या? दिस इज द बेसिक लॉजिक अबाउट द बजट। अब भाई बजट अपन पढ़ेंगे
मैंने आपको अभी समझाया बजट के अंदर बेटा होगा क्या, सब बजट के अंदर होगा रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। बेटा बजट के अंदर आपको क्या होगा, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल सिंपल सी बात करते हैं। अभी अपन ने बोला अगर बजट की अपन बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ बजट की बात करें, तो कंपोनेंट्स ऑफ बजट बोलता है। अब बजट के अंदर राजा होगा क्या, सब बजट के अंदर क्या होगा, रिसीट्स, और बजट के अंदर क्या होगा आपका एक्सपेंडिचर। क्या होगा, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। दिस रिसीट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, the receipts are divided into two parts, revenue receipts and capital receipts. Expenditure divided into two parts, कौन कौन सा, revenue expenditure and capital expenditure। समझा क्या, revenue expenditure and capital expenditure। वापस एक बार, budget comprised of two things, receipts and answer, budget comprised of two things, receipts and expenditure। budget comprised of two things, receipts and expenditure। receipts have a two part, revenue receipt and capital receipt। receipt have a two part, revenue receipt and capital receipt, and expenditure also have a two part, revenue expenditure and capital expenditure। सर अब ये समझ में नहीं आया क्या होता है, बिल्कुल नहीं समझा। रेवेन्यू मतलब क्या, कैपिटल मतलब क्या, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या। मैं तुमको सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये वर्ड आपका जो रेवेन्यू है और ये वर्ड आपका जो कैपिटल है, इसको एक बेसिक टर्म से डिनोट कर लेते हैं। बेसिक टर्म जिसका डेफिनेशन के साथ कोई मतलब नहीं है, जिसका डेफिनेशन के साथ कोई मतलब नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट उस चीज को लर्न करने के लिए अपन पढ़ेंगे। रेवेन्यू मतलब छोटा, कैपिटल मतलब बड़ा। रेवेन्यू मतलब छोटा, कैपिटल मतलब बड़ा। बड़ा बोलो मेरे साथ, रेवेन्यू मतलब छोटा, कैपिटल मतलब बड़ा। लास्ट टाइम, रेवेन्यू मतलब छोटा, कैपिटल मतलब बड़ा। अब बोलो, रेवेन्यू रिसीट छोटी इनकम, कैपिटल रिसीट्स बड़ी इनकम। रेवेन्यू रिसीट छोटी इनकम, कैपिटल रिसीट्स बड़ी इनकम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा खर्चा। मेरे साथ लास्ट टाइम, रेवेन्यू रिसीट छोटी इनकम, कैपिटल रिसीट, बाबू बोल नहीं पा रहे, रेवेन्यू रिसीट छोटी इनकम, कैपिटल रिसीट बड़ी इनकम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा खर्चा। अब रेवेन्यू रिसीट सर क्या है, छोटी इनकम। रेवेन्यू रिसीट क्या है, छोटी इनकम है। अगर इनकम छोटी है, क्या है, इनकम छोटी है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इंसान छोटी इनकम के लिए अपने असेट्स को बेच देता है क्या, नहीं। छोटी इनकम के लिए इंसान अपना एसेट बेचता है क्या, नहीं। क्या छोटी इनकम के लिए आप लोग सर पे लायबिलिटी क्रिएट करोगे क्या, नहीं। ठीक है, तो छोटी इनकम है ना, छोटी इनकम के लिए इंसान अपने एसेट्स को नहीं बेचता है, छोटी इनकम के लिए इंसान सर पे लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता है। और यहीं अगर इनकम बड़ी हो जाए, तो यही अगर इनका क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। सब बड़ी मतलब क्या, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। अगर यही बेटा आपकी इनकम बड़ी हो जाए, तो बड़ी इनकम के लिए आप लोग क्या करोगे, बड़ी इनकम के लिए या तो इंसान अपने एसेट्स को बेच देता है, या तो अपने सर पे लायबिलिटी को क्रिएट कर लेता है। तो भाई इससे इसका डेफिनेशन फॉर्म हो गया, क्या हो गया, डेफिनेशन फॉर्म हो गया। व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑल दोस रिसीट्स व्हिच नीदर रिड्यूसेस असेट्स, नीदर रिड्यूसेस असेट नॉर क्रिएट्स लायबिलिटी, नीदर रिड्यूसेस असेट नॉर क्रिएट्स लायबिलिटी। अलग से टाइप में पढ़ते हैं, वापस से बोलो, चलो। रेवेन्यू रिसीट की बात करें, व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट्स, क्या होगी, रेवेन्यू रिसीट छोटी इनकम। क्या है रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट छोटी इनकम। नीदर रिड्यूसेस असेट्स नॉर क्रिएट्स लायबिलिटी, छोटी इनकम है। कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट क्या है, बड़ी इनकम। कैपिटल रिसीट क्या है, बड़ी इनकम। अगर इनकम बड़ी है तो असेट जाएगा, असेट जाएगा, तो लिखोगे ईदर रिड्यूसेस असेट्स और क्रिएट्स लायबिलिटी। समझा क्या, समझा क्या। उसके बाद अपन बात करते हैं एक्सपेंडिचर। किसकी बात करोगे आप लोग, एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर में भी दो पार्ट, कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा खर्चा। अगर खर्चा छोटा है, अगर खर्चा छोटा है, 100 200 500, 100 200 500 1000 रुपए खर्चा करोगे, तो क्या ये असेट बना के देगा, क्या नहीं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा खर्चा, छोटा खर्चा असेट्स को क्रिएट नहीं करता, छोटा खर्चा असेट को क्रिएट नहीं करता। छोटा खर्चा लायबिलिटीज को रिड्यूस नहीं करता, छोटा खर्चा लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं करता। आपने बड़ा खर्चा कैसे, कितना, 100 200 500। बेटा मैं वापस बोल रहा हूं, इसके नंबर्स के साथ कोई संबंध नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन को समझने के लिए अपन छोटा और बड़ा वर्ड यूज कर रहे हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, बड़ा खर्चा। क्या है, बड़ा खर्चा है। अब बड़ा खर्चा करोगे तो क्या असेट क्रिएट होगा, बोलो हाँ। बड़ा खर्चा करोगे तो असेट क्रिएट होगा, हाँ। क्या लायबिलिटी रिड्यूस होगी, हाँ। तो व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ऑल दोस एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ऑल दोस एक्सपेंडिचर, क्या बोलोगे, व्हिच नीदर क्रिएट्स असेट nor reduces liability. Revenue expenditures are all those expenditures which neither creates asset nor reduces liability. Capital expenditure क्या है, बड़ा खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, बड़ा खर्चा है। क्या करेगा ये क्या करेगा, तो ये सिंपल करेगा, इट विल ईदर क्रिएट्स असेट्स और रिड्यूसेस लायबिलिटी। समझा क्या, ईदर क्रिएट्स असेट और रिड्यूसेस लायबिलिटी। समझा, यहां तक क्लियर हुआ,
अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। वापस से एक बार अपन कंपोनेंट्स ऑफ बजट में बात करेंगे। वापस से कंपोनेंट्स ऑफ बजट में दो पार्ट, बजट के अंदर क्या होगा बोलो, रेवेन्यू रिसीट्स एंड, नहीं बेटा बजट के अंदर क्या होगा, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। क्या होगा बजट के अंदर, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। इस रिसीट्स के अंदर दो पार्ट्स होंगे, कौन कौन सा, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। बजट एक्सपेंडिचर में दो पार्ट, कौन कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट छोटा खर्चा, कैपिटल रिसीट बड़ा खर्चा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटी, हाँ उल्टा बोले हम लोगों ने, रेवेन्यू रिसीट छोटी इनकम, कैपिटल रिसीट्स बड़ी इनकम। रेवेन्यू रिसीट छोटी इनकम, कैपिटल रिसीट्स बड़ी इनकम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा खर्चा। अब सर ये गवर्नमेंट के पास ये सब आता कहां से, गवर्नमेंट के पास ये सब आता कहां से, तो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आपका सोर्सेस की बात करते हैं, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन थोड़ा सा पीडीएफ से पढ़ लेता है, याद ध्यान दो, ठीक है। सोर्सेस, ये ऑब्जेक्टिव्स लास्ट में खत्म करेंगे जब अपन चैप्टर खत्म करेंगे। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट की बात करते हैं, ठीक है। अगर अपन रेवेन्यू रिसीट के सोर्सेस की बात करें तो द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टैक्स एंड नॉन टैक्स। द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बोलो टैक्स एंड नॉन टैक्स। द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कौन कौन सा, टैक्स और नॉन टैक्स। भाई रेवेन्यू रिसीट सिर्फ दो ही पार्ट्स आएगा बेटा, कहां से, टैक्स और नॉन टैक्स। कहां से आएगा, टैक्स और नॉन टैक्स से। सर टैक्स का मतलब क्या होता है ये तो बेसिक बताओ, टैक्स समझा दोगे आता कहां से है, पर टैक्स मतलब होता क्या है। मैं को एक बात बताओ बेटा, टैक्स बहुत सिंपल सी हिसाब है। आप सब लोग, मैं, हम सब लोग टैक्स पे कर रहे हैं, हम सब लोग टैक्स पे करते हैं। क्या आपने, मैंने अभी बोला मैंने 2 लाख रुपए जीएसटी पे किया है, मुझे 2 लाख रुपए का बेनिफिट दो। क्या गवर्नमेंट मुझे 2 लाख रुपए का बेनिफिट देगी क्या? अंबानी ने इस साल 20,800 करोड़ का टैक्स फाइल किया है। कितना बेटा? 20,800 करोड़। क्या तो अंबानी ने सीएम मोदी को फोन किया, मोदी भैया इस साल आपने में से 20,800 का टैक्स भरवाया है, मुझे पूरा का पूरा 20,800 करोड़ का बेनिफिट चाहिए। ऐसा होता है क्या भाई? करता कोई है, भरता कोई है, मिलता किसी और को है। टैक्स का हिसाब किताब ये है, भरेगा कोई, करेगा कोई, मिलेगा किसी और को। तो भाई बहुत सिंपल सा है, मैं आपको यही समझाया। टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट। टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट। सर मैं तो नहीं भरता, बेटा जीएसटी तो भरते ही हो। अगर इनकम टैक्स से बच भी जाओ तो जीएसटी तो भरी रहा है कहीं। तो बेटा टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट है। टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट है। कौन भरेगा? बंदा या धंधा? कौन भरेगा? बोलो कौन भरेगा? बंदा या धंधा। बट आप टैक्स से कभी डायरेक्ट बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो टैक्स का सिंपल सा डेफिनेशन क्या फॉर्म हुआ? टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। व्हाट इज टैक्स बेटा? अ टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट made by individual or firm, made by individual or firm without a reference to the direct benefit in future। बट अपन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट की बात करते हैं। मतलब रेवेन्यू रिसीट कहां से आएगा? दो पार्ट। कौन कौन सा? टैक्स और, बाबू बोलो कौन कौन सा? टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स का मतलब क्या होता है? वो टैक्स इज द कंपलसरी पेमेंट। टैक्स इज द कंपलसरी पेमेंट मेड बाय बंदा और धंधा, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, विदाउट रेफरेंस टू द डायरेक्ट बेनिफिट इन फ्यूचर। कभी भी टैक्स का डायरेक्ट बेनिफिट फ्यूचर में होगा नहीं। उसके बाद टैक्स कम फ्रॉम टू पार्ट्स। टैक्स कम फ्रॉम टू पार्ट्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डीटी और आईडीटी। टैक्स कम फ्रॉम टू पार्ट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, टिक करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। Difference between direct tax and indirect tax. Difference between direct tax and indirect tax. ठीक है सर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो डायरेक्टली भराओ, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो इनडायरेक्टली भराओ। अगर किसी छोटे से बच्चे को बोल दो बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या, बोलेगा डायरेक्टली किया तो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्टली किया तो इनडायरेक्ट टैक्स है। और सही भी है, छोटा बच्चा गलत नहीं है। ठीक है, मैंने अपनी इनकम पे टैक्स पे किया डायरेक्टली, मैंने अपनी प्रॉपर्टी पे टैक्स पे किया डायरेक्टली, तो डायरेक्ट टैक्स है। बट आपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स पे किया। आप मूवी देखने गए, आपने पॉपकॉर्न खाया, जो हमारी निर्मला दीदी है, एक्स्ट्रा कैरेमल वाला पॉपकॉर्न अगर आपने खाया तो उसके ऊपर 18% जीएसटी है। वैसे हट चुका है बट ठीक है, समझ लो। और आप कैरेमल पॉपकॉर्न खाते हो, यू हैव टू पे 18% का जीएसटी। अब आपने 18% जीएसटी किसको दिया? आइनॉक्स वाले भैया को, पीवीआर वाले भैया को। पीवीआर वाले भैया ने किसको दिया? सामने प्रोडक्शन हाउस को। प्रोडक्शन हाउस ने किसको दिया? गवर्नमेंट को। वही अल्टीमेटली कलेक्ट तो इनडायरेक्ट हुआ ना, इसका बर्डन शिफ्ट होता है। बट डायरेक्ट टैक्स इज व्हाट व्हिच इज कलेक्टेड डायरेक्टली। ठीक है, तो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स refers to a tax which is imposed on income and property of individual. Direct tax imposed on income and property of individual. And what is indirect tax? It is imposed on goods and services only. The indirect tax imposed on goods and services only. What is direct tax? Direct tax imposed on income and property of individual. And what is indirect tax which is imposed on goods and services?
ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहां पे आता है, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एक क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट है, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड बट द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। आईडीटी को आप शिफ्ट कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे एजुकेशन, मेरा इंस्टीट्यूट है, मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी भरनी है, तो क्या ये जीएसटी मैं अपने पैसों से भर रहा हूं? क्या ये जीएसटी मैं अपने पैसों से भरूंगा? नहीं, तुमसे कलेक्ट करूंगा। तो भाई इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो, द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। सिंपल है ना यार, सिंपल है। वापस से इस लॉजिक को समझाता हूं बिल्कुल क्लियर करके। एक मैन्युफैक्चरर है, बट एक क्या है? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर से क्या आ जाएगा? होलसेलर। होलसेलर से क्या आ जाएगा? कौन जाएगा? रिटेलर। यहां से क्या आ जाएगा? कस्टमर। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, मैन्युफैक्चर को जीएसटी उसने किससे वसूला? होलसेलर से। होलसेलर ने किससे वसूला? रिटेलर से। रिटेलर ने किससे वसूला? कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर से कहां गई? रिटेलर के पास। रिटेलर से कहां गई? होलसेलर के पास। और कहां गई? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। तो भाई इन्होंने अपना बर्डन शिफ्ट करते गए ना, और आखिरी में जीएसटी भरा किसने? जिसने कंज्यूम किया। तो जो कंज्यूम करेगा वो जीएसटी भरेगा, बात हो गई खत्म। जो कंज्यूम करेगा वो क्या भरेगा? जीएसटी। सो द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। समझा क्या? डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, बट द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। तो गवर्नमेंट कलेक्ट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम टू पार्ट, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स में आपका दो पार्ट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब नॉन टैक्स की बात करें, नॉन टैक्स में बहुत सारी चीजें, ठीक है, बट इफ आई डिस्कस आपका नॉन टैक्स, तो नॉन टैक्स में गवर्नमेंट के पास बहुत ही कुछ है। ठीक है, नॉन टैक्स। सो व्हाट इज नॉन टैक्स व्हिच इज नॉट टैक्स? व्हाट इज नॉन टैक्स व्हिच इज नॉट टैक्स? जो टैक्स नहीं वो क्या है? नॉन टैक्स है। सर नॉन टैक्स में गवर्नमेंट के पास कहां से आएगा? बड़ा गवर्नमेंट के पास इंटरेस्ट आता है, गवर्नमेंट के पास डिविडेंड आता है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास प्रॉफिट्स आता है। ये जो गवर्नमेंट की कंपनीज है वहां से प्रॉफिट आएगा, डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट आएगा। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया तो वहां से क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा, डिविडेंड। गवर्नमेंट ने अगर शेयर में इन्वेस्ट करके आएगा वहां से डिविडेंड आएगा। अगर गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है गवर्नमेंट की, ठीक है, अब बहुत सारी कंपनीज में एक आध कंपनी का नाम ले लो, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ठीक है। अब तक गवर्नमेंट के पास एयर इंडिया भी थी, बट एयर इंडिया गवर्नमेंट ने बेच दी। तो बेटा इसको हम लोग सब क्या बोलते हैं? दिस आर द प्रॉफिट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बट इसके अलावा भी तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, ठीक है। वन इज योर एस्टीट्स, वन इज योर एस्टीट्स, दूसरा इज योर स्पेशल असिस्टमेंट, एस्टीट, स्पेशल असिस्टमेंट एंड फोरफीचर, ठीक है। एस्टीट, स्पेशल असिस्टमेंट एंड फोरफीचर। सर एस्टीट क्या होता है? सर एस्टीट गवर्नमेंट की इनकम है। बेटा एस्टीट क्या है? गवर्नमेंट की इनकम। राजा एस्टीट क्या है? गवर्नमेंट की इनकम है। सर ये कैसी इनकम है गवर्नमेंट की? अब क्या हुआ, एक बंदा है उसके पास जबरदस्त प्रॉपर्टी थी, ठीक है, बंदा है जबरदस्त, क्या थी उसके पास? प्रॉपर्टी, बट बंदे के पास कोई उसका लीगल हायर नहीं था। क्या था उसका? लीगल हायर नहीं था। बंदा मर गया, प्रॉपर्टी छोड़ गया, किसकी है? गवर्नमेंट की है। अ पर्सन हु डाइज विदाउट लीविंग एनी लीगल हायर बिहाइंड, देयर होल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, नोन एज एस्टीट्स। अ पर्सन हु डाइज विदाउट लीविंग एनी लीगल हायर बिहाइंड, एग्जैक्ट यही डेफिनेशन है। एक बंदा मर गया, पीछे कोई लीगल हायर नहीं है भाई का, तो ये पूरा प्रॉपर्टी किसका है? गवर्नमेंट का है। किसी का नहीं तो किसका है? गवर्नमेंट का है। तो दैट इज नोन एज व्हाट? एस्टीट। एक होता है स्पेशल असिस्टमेंट, एक क्या आपका? स्पेशल असिस्टमेंट। अब मेरी एक दुकान है, बेटा मेरी क्या है? दुकान है, ठीक है। ये दुकान की वैल्यू कितनी थी? 1 करोड़। दुकान की वैल्यू कितनी है? 1 करोड़। अब मेरी दुकान के बाजू में मेट्रो का प्रोजेक्ट आ गया। क्या आ गया? मेट्रो का प्रोजेक्ट। अब मेट्रो के प्रोजेक्ट आने से मेरी दुकान की वैल्यू कितनी हो गई? 2 करोड़। तो जिस दिन ये दुकान बेचूंगा, गवर्नमेंट की भाई ये वैल्यू 1 करोड़ से कितनी हुई है? 2 करोड़। और किसके चक्कर में हुई है? मेरे चक्कर में। तो इसका टैक्स तू मेरे को देगा, इसके चार्जेस तू मेरे को देगा, ठीक है। अगर आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू इन्फ्लेट होता है बिकॉज ऑफ एनी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शंस, बिकॉज ऑफ एनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, तो उसके चक्कर में यू हैव टू पे सम चार्जेस टू गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज स्पेशल असिस्टमेंट चार्जेस। समझा क्या? यू हैव टू पे सम चार्जेस बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लेट इन योर असेट्स, इन्फ्लेट इन द वैल्यू ऑफ योर असेट्स। अगर आपके असेट्स की वैल्यू इन्फ्लेट होती है, आपके दुकानदार की वैल्यू इन्फ्लेट होती है बिकॉज ऑफ एनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और बिकॉज ऑफ एनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, तो आपको गवर्नमेंट को कुछ चार्जेस पे करने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल असिस्टमेंट। और लास्ट आपका फोरफीचर। सर ये फोरफीचर क्या होता है? अब भाई तुम लोग गुंडा मवाली बनोगे जिंदगी में, बोलो हाँ, ठीक है, गुंडा मवाली बनोगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर कोर्ट कचहरी होगी, कोर्ट कचहरी में आपको क्या बनने पड़ेंगे? कोर्ट कचहरी जब होती है ना तो फाइन भरनी पड़ती है, ठीक है, जुर्माना, ठीक है। जब भी बेटा आप जुर्माना भरोगे, तो जुर्माना इज नोन एज फोरफीचर। लीगल लॉयर को आप पैसे दोगे, गवर्नमेंट के लॉयर्स को आप पैसे दोगे, छूटने के लिए, बेल के लिए आप पैसे दोगे, दिस ऑल पार्ट ऑफ फोरफीचर। समझा क्या?
समझा? यहां से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है अपनी कौन सी? रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट क्लियर हुआ क्या? रेवेन्यू रिसीट क्लियर हुआ। उसके बाद बड़ा अपन बात करते हैं कैपिटल रिसीट की। फटाक से शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे, बहुत छोटा सा है। कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट कौन सी रिसीट है? बड़ी। कैपिटल इज व्हाट? बड़ा रिसीट। कैपिटल क्या है आपका? बड़ा रिसीट। विच ईदर रिड्यूसेस एसेट और क्रिएट्स लायबिलिटी। या तो एसेट जाएगा या तो लोन आएगा, या तो एसेट जाएगा या तो लोन आएगा। सर कैपिटल रिसीट बड़ी इनकम है। कैपिटल रिसीट क्या है? बड़ी इनकम। बड़ी इनकम कहां से आती है? या तो एसेट्स के जाने से, या तो एसेट्स के जाने से, या तो लायबिलिटी के आने से, या तो एसेट्स के जाने से, या तो लायबिलिटी के आने से। सर एसेट गए मतलब कैपिटल रिसीट में क्या क्या आएगा? सर डिस सेविंग्स हो गई। क्या हो गई? डिस सेविंग्स हो गई। एसेट गया, बोलो हाँ। एसेट गया, बोलो हाँ। सर डिस इन्वेस्टमेंट हो गई। क्या हो गई? डिस इन्वेस्टमेंट हो गई। क्या हो गई? डिस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज डिस इन्वेस्टमेंट भाई? एक कंपनी थे, वहां पे 100% शेयर्स पूरे मेरे थे। 100% शेयर्स पूरे मेरे थे, मैंने इसके 50% शेयर्स को बेच दिया। दिस इज कॉल्ड डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब सर और पैसों की जरूरत है, पूरे के पूरे कंपनी बेच दिया, उसको मैं क्या बोलूंगा? सेल ऑफ एसेट। क्या बोलूंगा इसको? सेल ऑफ एसेट्स। तो भाई कैपिटल रिसीट कहां कहां से आएगी? डिस सेविंग से, डिस इन्वेस्टमेंट से, सेल ऑफ एसेट से। ये तो एसेट की बात हो गई। लायबिलिटीज क्या करोगे? बोरोइंग्स करोगे। लायबिलिटी में क्या करोगे? बोरोइंग्स करोगे। उसके बाद क्या लोगे? लोन लोगे। लोन कहीं से भी ले सकते हो, आईएमएफ से ले लो, वर्ल्ड बैंक से ले लो, या किसी कंट्री से लोन ले लो। ये सारी बेटा आपके ऊपर क्या क्रिएट कर रही है? लायबिलिटी। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। याद रखो कैपिटल रिसीट में क्या होगा? या तो एसेट जाएगा या तो लायबिलिटी आएगी। क्या होगा? या तो एसेट जाएगा या तो लायबिलिटी आएगी। एसेट गया, डिस सेविंग, डिस इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ एसेट। लायबिलिटी बोरोइंग्स हैं, लोन्स हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। दिस इज योर कैपिटल रिसीट। समझा क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको इतना समझने की नीड नहीं है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? छोटे मोटे खर्चे किए जिसने एसेट नहीं क्रिएट किया, जो खर्चे ने एसेट क्रिएट नहीं किया। अब ऐसे तो बहुत सारे नाम है, हजारों नाम डाल दो आप। आपने गवर्नमेंट स्टाफ को सैलरी पे किया, XYZ किया, आपने छोटा मोटा काम कर लिया, जिसने एसेट क्रिएट नहीं किया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब एसेट क्रिएट हुआ, स्कूल बन गया, हॉस्पिटल बन गया, फ्लाईओवर बन गया, मेट्रो बन गई, इसने एसेट क्रिएट किया, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने लोन को रीपे किया, आपने लोन को रीपे किया, बताओ क्या है? कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर विच ईदर रिड्यूसेस लायबिलिटी। लायबिलिटी कब हुई ना? आपने लोन को क्या किया? रीपे कर दिया। मैंने आईएमएफ से लोन लिया हुआ था, मैंने लोन को क्या कर दिया? रीपे। क्या मेरे साथ से लायबिलिटी गई? हाँ। दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझा? ठीक है। उसके बाद आपका बजट होता है ना, जो आपका बजट होता है, द बजट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, थ्री पार्ट्स। द बजट इज बेसिकली क्लासिफाइड अंडर थ्री पार्ट्स। एक होता है आपका सरप्लस बजट। बेटा एक होता है आपका सरप्लस बजट। यहां तक पूरा क्लियर होगा बेटा? यहीं तक वीडियो थोड़ी सी डिटेल थी, यहां से बिल्कुल फास्ट जाएंगे अपन। ठीक है। बजट डिवाइडेड इनटू आपको थ्री पार्ट, तीन क्लासिफिकेशन है। सरप्लस बजट, बोल सरप्लस बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट एंड डेफिसिट बजट। सरप्लस, बैलेंस एंड डेफिसिट। बेटा क्या? सरप्लस, बैलेंस एंड डेफिसिट। सर सरप्लस क्या? सर सरप्लस क्या? रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। कमाया कितना? 150। कमाया कितना? 150। खर्चा कितना? 100 करोड़। दिस इज कॉल्ड सरप्लस बजट। कमाया भी 150, खर्चा भी 150। कमाया भी 150, खर्चा भी 150। दिस इज कॉल्ड बैलेंस बजट। कमाया 150 और खर्चा 200। कमाया 150, खर्चा 200। तो दिस इज कॉल्ड आपका 50 रुपए से डेफिसिट बजट। दिस इज कॉल्ड 50 रुपए से डेफिसिट बजट। अब सर इसके इंप्लीकेशन समझाना थोड़े से। ठीक है। अब भाई तीनों ही केसेस में कुछ ना कुछ इंप्लीकेशंस होते हैं। तीनों ही केसेस में काम आपके कुछ ना कुछ इंप्लीकेशंस। ठीक है। अगर बेटा अपन इंप्लीकेशंस की बात करें, ठीक है, इसके इंप्लीकेशन मतलब इंपैक्ट्स की बात करते हैं। अगर सरप्लस बजट की बात करें बाबू, किसकी? सरप्लस बजट की। सर सरप्लस बजट में क्या होगा? पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। दो ही काम है ना आपके पास, या तो पैसा सेव कर दो या तो पैसा इन्वेस्ट कर दो, खत्म। सरप्लस में आप क्या ही कर सकते हो? या तो पैसा सेव करो या तो पैसा इन्वेस्ट करो। अगर सर आपका बजट बैलेंस्ड है, आपका बजट बैलेंस है, तो क्या करोगे? कुछ ही नहीं आपके पास करने के लिए, चुप रहो। जितना आया उतना गया। आप कर भी क्या सकते हो? अगर आपकी पत्नी आपसे झगड़ा नहीं करेगी या आपका पति आपसे झगड़ा नहीं करेगा तो बार बार बोलो भाई झगड़ा कर मजा नहीं आ रहा। आपको चॉइस ही नहीं है, जो आया वो गया, खत्म हो गई बात। बरोबर भाई? दिक्कत कहां है? दिक्कत है डेफिसिट बजट में। सर दिक्कत हो रही कहां? डेफिसिट बजट में। अब यहां पे कुछ करने जैसी चीज है, क्या है? डेफिसिट है। ठीक है। अब डेफिसिट म्हणजे काय बच्चला?
इधर डेफिसिट क्या बोल रहा है बेटा, मैंने कमाया कितना 150 और खर्च कितना कर दिया 200, कमाया कितना 150 और खर्च कितना किया 200। तो भाई 50 रुपए से आपका बजट डेफिसिट है, 50 रुपए से आपका बजट क्या बेटा डेफिसिट है। अब इस डेफिसिट में करूं क्या, ये 50 रुपए लेके आना है मेरे को, भाई भरना तो पड़ेगा ना एट द एंड, यू हैव टू बैलेंस योर बजट, भाई इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट को आपको पूरा तो करना पड़ेगा ना। तो सर इसको कैसे करूं, ऐसा क्या करें कि 50 रुपए कम हो जाए। मैं हमेशा बोलता हूं सबसे पहले अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करो, क्या करो रेवेन्यू को बढ़ाओ। ये 50 रुपए कहां से फुलफिल करोगे, पहले तो आप रेवेन्यू को बढ़ाओ, ये इसके इंप्लीकेशंस होते हैं। पहले क्या बढ़ाओगे आप रेवेन्यू को, सर रेवेन्यू में क्या बढ़ाऊं, आप टैक्स को बढ़ा दो, आप नॉन टैक्स को बढ़ा दो, दिक्कत ही नहीं है, टैक्स और नॉन टैक्स बढ़ाओ, ये इसका पहला इंप्लीकेशन है। कंट्री बहुत बार ऐसा करती है, आपको लगे कंट्री में टैक्सेस बढ़ रहे हैं, कंट्री में नॉन टैक्स फीस चालान पेनल्टी सब कुछ बढ़ रहा है, बहुत सारी पेनल्टीज बढ़ रही है, बहुत सारे चालान बढ़ रहे हैं। अब तक था अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो तो 1000 रुपए का चालान था, अगर अभी आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो 20,000 रुपए का चालान है ड्रिंक एंड ड्राइव पे। भाई नॉन टैक्स बढ़ रहा है ना कंट्री में, तो भाई इससे लोग सेव भी हो रहे हैं पहली चीज, और उसके बाद कंट्री अपना डेफिसिट भी यहाँ से कवर कर रही है। तो अगर आपको अपना डेफिसिट कवर करना है तो सबसे क्या करोगे टैक्स और नॉन टैक्स। सर इससे भी नहीं हुआ तो क्या करने का, तो आपके पास कुछ सेविंग्स रखी हुई होगी, क्या रखी हुई है आपके पास सेविंग्स, इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप डिस सेविंग्स में, किस में कन्वर्ट करोगे आप डिस सेविंग्स में। अगर सर इससे भी काम नहीं हुआ तो क्या करोगे, इससे भी नहीं हो तो क्या करोगे सेल ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट, क्या करोगे डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है गाइस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ एसेट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ एसेट्स। सर क्या फर्क है डिस इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ एसेट में, क्या फर्क है ब्रेकअप और डिवोर्स जितना, डिस इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ एसेट में कितना फर्क है ब्रेकअप और डिवोर्स जितना। ये आया है जाएगा, आया है जाएगा, आया है जाएगा, ब्रेकअप 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 और ब्रेकअप चलता रहेगा। बट भाई सेल ऑफ एसेट चला गया अभी कभी वापस नहीं आएगा। अरे डिस इन्वेस्टमेंट ना भाई 100% शेयर थे मेरी कंपनी में, 50% बेच दिए, स्टेक चले गया, बट 50 का है ना, आज झगड़ा किया कल वापस आएगी ना मेरे पास मान के भरोसा है, बट भाई डिवोर्स ही दे दिया, अब तो पेपर साइन होगा, अब नहीं आएगी वापस। तो डिसइन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ एसेट में बहुत बड़ा फर्क है, ब्रेकअप और डिवोर्स जितना। तो भाई डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, आपने कुछ अपने स्टेक्स को कम किया है कंपनी में, कल चाहे तो वापस बढ़ा लेंगे। आज 50% शेयर्स बेच दिए, कल हो सकता है 20% अगर पैसे होंगे तो वापस बाय कर लेंगे। बट सेल ऑफ एसेट आपने एसेट अपना बेच दिया, खत्म हो गई बात, मतलब 100% आपने स्टेक्स अपने गवा दिए। तो जब आपका सेविंग से डिस सेविंग में कन्वर्ट के काम नहीं चला, आपने डिसइन्वेस्टमेंट के काम नहीं चला, आप लास्ट में करोगे सेल ऑफ एसेट। अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो पिक्चर बताए कौन आती है, पिक्चर में लास्ट में एंट्री किसकी होगी आरबीआई, ये उतर के आएगी, अभी हम जिंदा हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ठीक है, आरबीआई पिक्चर में आएगी, आरबीआई बोलेगी भाई आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, हम लोग मनी और बैंकिंग में फंक्शन में आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब भाई बैंकर टू द गवर्नमेंट उतरेगी और बोलेगी रुको मैं देती हूं पैसा, बोले आपके पास कहां से है, अरे हमारे पास भोले बाबा ने नोट छापन की मशीन दी हुई है, हम पैसा छापेंगे, तुमको जितना चाहिए उतना ले लो। तो भाई जब आरबीआई पिक्चर में उतरती है और आरबीआई आपको पैसा प्रिंट बोले भाई रख ले पैसा, अभी अपना काम चला, कल मेरे को वापस लाके देना, तो दिस टर्म इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या डेफिसिट फाइनेंसिंग, व्हेन आरबीआई हेल्प द गवर्नमेंट टू मीट द डेफिसिट of the budget, when RBI helped the government to meet the deficit of the budget is known as what deficit financing। समझा, ये आपके बजट के इंप्लीकेशन। इसके बाद ये बजट के अंदर कुछ आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स में आपको पढ़ना है डेफिसिट के 3 पार्ट्स। न्यूमेरिकल्स में आपको क्या पढ़ना है डेफिसिट के 3 पार्ट्स। डेफिसिट के 3 पार्ट्स के लिए न्यूमेरिकल बिल्कुल अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। उसके बाद अपन ने एक चीज छोड़ी पूरे लेक्चर में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, बट बिल्कुल बच्चे सही सोच रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक 4 मार्क की केस स्टडी इस साल कंपलसरी मैं लिख के दे रहा हूं। 100% एक केस स्टडी आएगी, पूरे 5 ऑब्जेक्टिव में से ऐसे 2 ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर केस स्टडी आनी है मैं आपको अभी बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन में। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट पढ़ के जाना है, चॉइस ही नहीं छोड़ने की, और एक 3 मार्क का न्यूमेरिकल यहां से बन रहा है। सर ये सब फिर क्यों पढ़ा है, यही पढ़ा था डायरेक्टली,
बट इसको सॉल्व करने के लिए ना वो लॉजिक रिक्वायर्ड था। इंप्लीकेशन में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट एंड आपका न्यूमेरिकल्स ऑफ बजट। समझा क्या? क्लियर हुआ? ये लेक्चर अपन यही करते हैं खत्म। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट में।